इंजीनियरिंग लेक्चर 2। इसमें हम कवर करेंगे हाईवे ज्योमेट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाईवे ज्योमेट्रिक्स और रोड ज्योमेट्रिक्स आखिर क्या होता है? दीज आर विजिबल एलिमेंट्स ऑफ रोड दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन एंड मैक्सिमम सेफ्टी ऑफ ट्रेवलर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपर रोड ज्योमेट्रिक्स। तो इसमें क्या बताया गया है? रोड ज्योमेट्रिक्स जो भी हमारा आँखों के द्वारा देखी गई चीज़ें होती हैं रोड पे, वो सारी चीज़ इसके अंदर होती हैं ताकि हम इजीली और सेफ्टी के साथ ट्रैवल कर सकें, साथ ही साथ एक्सीडेंट की जो संभावनाएं हैं उसको हम कम कर सकें। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, नेक्स्ट हमारा साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, थर्ड है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स, एंड लास्ट है इंटरसेक्शन एलिमेंट्स। इस वीडियो में हम ओनली दिस टॉपिक कवर करेंगे, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ रोड ज्योमेट्रिक्स। इम्पोर्टेंट टर्म्स में फर्स्ट हमारी आती है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे, ये सारी जो हम टर्म्स अभी डिस्कस करेंगे ये सारी आती है हमारी रोड क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में। जो भी हम क्रॉस सेक्शन के थ्रू हमारे जो रोड्स पे होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारी राइट ऑफ वे। इट इज़ द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड एंड रिजर्व for construction and development of road along its alignment. The width of road acquired land is called land width. Right of way is equal to carriageway plus divider or separator plus 2 times of shoulders plus 2 times of margin. आइए इस फिगर के थ्रू हम समझेंगे राइट ऑफ वे आखिर होता क्या है। राइट ऑफ वे टोटल लेंथ होती है हमारी, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा कैरिज वे। कैरिज वे की लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक है। फिर है ये शोल्डर, ये देखिए ये है डिस्टेंस शोल्डर की, दोनों तरफ शोल्डर है हमारा। फिर है रोड मार्जिन, ये हमारा रोड मार्जिन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा है राइट ऑफ वे। इसके अंदर अगर हम देखें तो बीच में कोई सेपरेटर है या सेपरेटर नहीं है, डिवाइडर नहीं है तो कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो टोटल लेंथ ये हमारी होगी राइट ऑफ वे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? राइट ऑफ वे इज इक्वल टू कैरिज वे, जो हमारा कैरिज वे है, प्लस डिवाइडर और सेपरेटर प्लस 2 टाइम्स ऑफ शोल्डर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ मार्जिन। ये शोल्डर्स क्या होते हैं, ये डिवाइडर्स, ये मार्जिन क्या होता है, हम इनको आगे धीरे धीरे कवर करेंगे। देखिए आगे चलते हैं। IRC रिकमेंडेड लैंड विड्थ विद डिफरेंट क्लासेस ऑफ रोड्स इन मीटर। अब IRC ने कुछ रिकमेंडेड किया है जो कि नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, स्टेट हाईवे के लिए। देखिए जैसे नेशनल हाईवे फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, प्लेन रोड जैसे आप नॉर्मली आपके आसपास दिखाई दे जाता है प्लेन एरिया, और रोलिंग होता है घुमावदार एरिया। जब आपके रोड पे कोई घुमाव आता है, कोई टर्न आता है तो उसको रोलिंग टेरेन बोलते हैं। वैसे प्लेन एरिया। और नेक्स्ट है हमारा माउंटेन एंड स्टीप टेरेन। स्टीप टेरेन का मतलब जो ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा माउंटेनस रीजन है, वहाँ पे हमारे जो ट्रैफिक ऑपरेशंस है, रोड डेवलपमेंट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो वहाँ पे IRC ने क्या रिकमेंड किया है और प्लेन एरिया में क्या रिकमेंड किया है ये देखते हैं। ओपन एरिया, नेक्स्ट है बिल्टअप एरिया, इसमें भी सेम है ओपन एरिया और बिल्टअप एरिया। तो इसमें क्या बताएगा? ओपन एरिया क्या होता है? जब रोड के दोनों तरफ कोई भी बिल्डिंग ना बनी हो। और बिल्टअप एरिया जब रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग है या कोई कंस्ट्रक्शन हो चुका हो पहले से ही, तो उसे बिल्टअप एरिया बोलते हैं। तो इसमें रेंज क्या बताई है? नॉर्मली जो विड्थ है हमारी वो होगी 45 मीटर और रेंज है 30 to 60 मीटर थी। ये है हमारा केस नेशनल एंड स्टेट हाईवे का। ओके स्टूडेंट्स,
वैसे ही बिल्ट अप एरिया में नॉर्मल जो है 30 मीटर्स, ये सब सभी मीटर्स में है दोस्तों, और जो रेंज है वो 30 to 60 मीटर है। वैसे ही जो स्टीप टेरेन है वहाँ पे इसकी रेंज 24 है और बिल्ट अप एरिया में 20। ऐसे ही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 25 रेंज है, 25 to 30, नॉर्मल में है 20 एंड रेंज है 25 to 50। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स, ये सभी इसमें रेंजेस बताई गई हैं, जैसे कि आईआरसी ने रिकमेंड किया गया है। आईआरसी क्या होता है? इंडियन रोड कांग्रेस होते हैं। ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन और इसको अच्छे से डिफ़ाइन करता है कि हमारे रोड्स पे चलने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, ताकि हम इजीली वहाँ पे ट्रैवल कर सकें। नेक्स्ट हमारा है, इसी के अंदर कुछ और टर्म्स हैं, जैसे बिल्डिंग लाइंस क्या होती हैं और कंट्रोल लाइंस क्या होती हैं, उसके बारे में चलो देख लेते हैं हम क्या होते हैं। बिल्डिंग लाइन, द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग एडजॉइनिंग ए स्ट्रीट और रोडवे लॉफुली एक्सटेंडेड इज कॉल्ड बिल्डिंग लाइन। ये वो लाइन है जहाँ तक हम किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसकी लाइन तक। उसके फर्दर अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो लॉफुल नहीं होगा, वो इलीगल हो सकता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन क्या होती है? जैसे बिल्डिंग लाइन है, अगर बिल्डिंग हमारी कोई जैसे सिनेमा हॉल है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो उस एरिया में वहाँ पे पार्किंग की ज़रूरत होती है, तो वे केस होते हैं थोड़े स्पेशल। तो उस केस में हम कुछ और स्पेस उसमें ऐड करते हैं, बिल्डिंग लाइन से कुछ और ज़्यादा लाइन हम कंसिडर करते हैं और उस लाइन को बोलते हैं कंट्रोल लाइन। देखिए जैसे इस फिगर में बताया गया है, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारे हैं डिस्टेंस बिल्डिंग लाइन की। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ये है बिल्डिंग बाउंड्री और ये है बिल्डिंग बाउंड्री, और इसके और हम एक्स्ट्रा स्पेस हमने ऐड किया है पार्किंग के लिए, तो वो लाइन होती है हमारी कंट्रोल लाइन। जैसे इसमें बताया भी है, बिल्डिंग सच एज सिनेमा, मॉल्स, फैक्ट्री एक्सेट्रा विच अट्रैक्ट्स large number of vehicle should be set back distance apart from the building line, and that line up to which start building constructed is called control line. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आईआरसी ने बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन में भी रिकमेंडेशन दी है कि उसकी डिस्टेंस कितनी कितनी होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की हम बात करें तो प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन, और दूसरा केस है हमारा माउंटेन एंड स्टीप ट्रेन। ओपन एरिया, बिल्ट अप एरिया, इसमें डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग लाइन एंड रोड बाउंड्री, इसमें कुछ अलग दिया है। बिल्डिंग लाइन और रोड बाउंड्री के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इसमें ये भी बताया गया है। ओवरऑल विड्थ बिटवीन बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइंस के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ओवरऑल विड्थ बिटवीन कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। जैसे नेशनल हाईवे की बात है और स्टेट हाईवे की, तो बिल्डिंग लाइंस एक दूसरे से 80 मीटर अपार्ट होनी चाहिए, 80 मीटर की डिस्टेंस उनके बीच में होनी चाहिए। और कंट्रोल लाइन की अगर बात करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस हम उसमें ऐड कर देते हैं, इससे हमारी डिस्टेंस और बढ़ जाती है, जो कि 150 आती है। अब आता है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग लाइन एंड रोड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइन से रोड बाउंड्री की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे की बात करें तो 3 से 6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और जब माउंटेन और स्टीप टेरेन में हम बात करें, ओपन एरिया एंड बिल्ट अप एरिया दोनों में 3 से 5 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए हमारी रोड बाउंड्री की और बिल्डिंग लाइन की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड। इसमें सेम यही दिखाया गया है, जैसे बिल्डिंग लाइन की डिस्टेंस 50 मीटर एंड ओवरऑल हमारी जो डिस्टेंस होगी कंट्रोल लाइन की वो 100 मीटर्स। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में 25 to 30 मीटर एंड
कंट्रोल लाइन की डिस्टेंस 35 मीटर। ऐसे ही उनके बीच में बिल्डिंग लाइन एंड रोड बाउंड्री के बीच में डिस्टेंस 3 से 5 मीटर होती है। हर जगह पे 3 से 5 मीटर होनी चाहिए। देखिए ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है IRC ने। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन विड्थ और रोडवे विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है, जैसे यहाँ पे हमें अच्छे से इसमें शो भी कर रखा है फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है, कैरीज वे प्लस 2 टाइम्स ऑफ शोल्डर। कैरीज वे प्लस 2 टाइम्स ऑफ शोल्डर, ये हमारी होती है फॉर्मेशन और रोडवे। जितना कि हमारा रोड होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसमें क्या बोला गया है, इट इज़ द सम ऑफ विड्थ ऑफ कैरीज वे और पेवमेंट्स, shoulders and separators if any. It is the top width of highway embankment or bottom width of highway cutting excluding the side drains. जैसा कि इसमें बताया है, ये हमारी टॉप विड्थ होती है रोड की, टॉप विड्थ। अब ये एम्बैंकमेंट क्या होता है और हाईवे इन कटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस फिगर में हाईवे इन कटिंग, इसमें क्या है, जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है वो ये था, ओरिजिनली इस लेवल पे था। हमने यहाँ पे ये रोड बनाने के लिए यहाँ पे मिट्टी को काटा है, मिट्टी की कटिंग की है। ये देखिए ये रोड हमने बनाया है, इसमें मिट्टी कटिंग की गई है, यानी कि ये केस है हाईवे इन कटिंग। जब हम मिट्टी को कट करते हैं वहाँ पे हाईवे इन कटिंग होता है, और जब हम किसी एरिया में मिट्टी को फिल करते हैं तो वहाँ एम्बैंकमेंट बनता है। जैसे ये जो लेवल है हमारा ग्राउंड का, ये है नेचुरल ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे हमने रोड बनाने के लिए यहाँ पे मिट्टी की फिलिंग की है, ये मिट्टी की फिलिंग की है, तब यहाँ पे हमने ये रोड कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये हमारा जो बनता है स्ट्रक्चर, ये होता है हाईवे एम्बैंकमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब IRC ने रिकमेंड किया है फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ को भी IRC ने रिकमेंड किया है। देखिए कैसे है, ये आपके क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। IRC के रिकमेंडेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे फॉर्मेशन विड्थ इन मीटर्स, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, ये आपको बताया था, माउंटेन्स एंड स्टीप टेरेन। अब आती है बात सिंगल लेन एंड 2 लेन की। ठीक है, प्लेन एरिया में अगर हम रोड कंस्ट्रक्ट करें, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सिंगल लेन, तो उसकी फॉर्मेशन विड्थ होगी 12 मीटर। 2 लेन की बात करें तो वो भी 12 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही मेजर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मेजर डिस्ट्रिक्ट तो सिंगल लेन होगी हमारी 9 मीटर और 2 लेन भी हमारी 9 मीटर। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में 7.5 मीटर और 2 लेन में 9 मीटर। विलेज रोड में 7.5 मीटर। ये हमारी रिकमेंड की गई है IRC ने। अब माउंटेन और स्टीप टेरेन की बात करें तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सिंगल लेन पे फॉर्मेशन विड्थ हमारी कितनी होगी, 6.25 मीटर और 2 लेन में 8.8 मीटर। ऐसे ही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 4.75, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में 4.75 एंड विलेज रोड में 4 मीटर। जैसे जैसे रोड का क्लासिफिकेशन नेशनल हाईवे से विलेज रोड की तरफ आता है, वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस भी कम होती जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शोल्डर। अब शोल्डर क्या होता है, इट इज़ ए पोर्शन ऑफ रोडवे बिटवीन द आउटर एज ऑफ कैरिज वे and edge of the top surface of embankment or inner edge of the side drains in cutting. These are provided along the road edge to serve as an emergency lane or service lane for breakdown vehicles. The minimum desirable shoulder should have 4.6 meter so that breakdown vehicles stand at the side of shoulder with a clearance of
1.85 मीटर. From the edge of pavement, the minimum shoulder width as per IRC is 2.5 मीटर. इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है, ये देखिए, ये है हमारा कैरिज वे जिस पे हमारे व्हीकल्स चलते हैं. जो ब्लैक पोर्शन होता है रोड का वो होता है हमारा कैरिज वे, और उसके साथ में कुछ पोर्शन जो ब्लैक नहीं होता, जहाँ पे मिट्टी रहती है, उस एरिया को बोलते हैं शोल्डर. ये क्या काम करता है? यहाँ पे जब हमारा कोई व्हीकल ख़राब हो जाता है, जो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस व्हीकल को हम साइड में यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं. या फिर कुछ हमें गाड़ी में ख़राबी हो या किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी हम इस स्पेस का यूज़ करते हैं. अपने व्हीकल को उस तरफ खड़ा कर देते हैं और जो इमरजेंसी हमारे यूजेस होते हैं वहाँ पे उसको क्लियर कर देते हैं. अब मिनिमम डिज़ायरेबल जो हमारी डिस्टेंस बताई गई है 4.6 मीटर है, जिसमें क्या क्लियरेंस भी है 1.85 मीटर. 1.85 क्लियरेंस का मतलब है दूसरे व्हीकल हमारे जो स्टैंडिंग व्हीकल से इतना क्लियर डिस्टेंस से चलेंगे, 1.85 मीटर डिस्टेंस से चलेंगे. और IRC ने जो इसको बताया है मिनिमम कम से कम हमारा जो शोल्डर विड्थ होनी चाहिए 2.5 मीटर मिनिमम IRC ने रिकमेंड भी किया गया है. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा रोड मार्जिन. रोड मार्जिन, अब देखिए इस फिगर में ये है हमारा रोड मार्जिन. शोल्डर के बाद शुरू होता है और रोड बाउंड्री तक, रोड की जो बाउंड्री से और शोल्डर तक जो स्पेस हमारा होता है उसको बोलते हैं रोड मार्जिन. अब ये काम क्या करता है? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ लैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोडवे. द वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूड इन द रोड मार्जिन आर पार्किंग लेन, फ्रंटेज रोड, ड्राइववे, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, गार्ड रेल एंड एम्बैंकमेंट स्लोप्स. अब इस रोड मार्जिन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जैसा कि इसमें बताया है. अब एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हमारा क्या आता है? पार्किंग लेन. पार्किंग लेन जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये एरिया हमारा है पार्किंग लेन का. देखिए इस तरफ भी व्हीकल्स हैं और इस तरफ भी हमारे व्हीकल्स हैं. ये एरिया है पार्किंग लेन का. दीज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन रोड्स, जो शहरी रोड्स हैं वहाँ पे इसको प्रोवाइड किया जाता है. टू अलाउ द कर्ब पार्किंग, कर्ब पार्किंग के लिए इसको अलाउ किया जाता है. पैरेलल पार्किंग शुड बी अलाउड एज फार एज पॉसिबल. पैरेलल जो इस फिगर में है पैरेलल पार्किंग है, ऐसे ही अलाउ किया जाता है. द विड्थ ऑफ पार्किंग लेन शुड बी मोर देन 3 मीटर. इसकी जो विड्थ है पार्किंग लेन की वो 3 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए. आइए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा फ्रंटेज रोड और सर्विस रोड. सर्विस रोड आपने देखा भी होगा, जो मेन रोड को साइड में हमारा होता है वो होता है हमारा सर्विस रोड. जिस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता उसको हम सर्विस रोड बोलते हैं. उसका काम क्या होता है? देखिए, द फ्रंटेज रोड आल्सो नोन एज एक्सेस रोड और पैरेलल रोड इज़ अ लोकल रोड रनिंग पैरेलल टू द हायर स्पीड लिमिटेड एक्सेस रोड. A frontage road is often used to provide access to private driveway, shops, house, industries और farms. इसमें क्या बताया गया है? ये हमारा जैसे ये रोड है हमारा फ्रंटेज रोड, ये है हमारा मेन हाईवे. अब इस पे जो व्हीकल हाई स्पीड में है वो ट्रेवल करते हैं. बट अगर किसी को साइड में अपनी प्रॉपर्टी के पास जाना है या कोई हाउस है वहाँ पे जाना है या कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे जाना है, तो वो इस सर्विस रोड का यूज़ करते हैं और इस पे ट्रैवल करते हैं और अपना जो मोटो है उसको फुलफिल करते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये सर्विस रोड क्या होता है और फ्रंटेज रोड क्या होता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्राइववे. ए ड्राइववे इज़ ए टाइप ऑफ प्राइवेट रोड. ये एक टाइप का प्राइवेट रोड है for local access to one or a small group of structure and is owned and maintained by an individual or group. It connects highway with commercial establishment like fuel station and service station etc. देखिए दोस्तों, ये है हमारा
रोड पोर्शन, और इस फिगर में देखें तो ये है हमारा रोड, और हाउस से रोड तक की ये डिस्टेंस, और जैसे इसमें है रोड से सर्विस स्टेशन और गैस स्टेशन की ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ड्राइववे। ये गवर्नमेंट इसका मेंटेनेंस नहीं करती, ये प्राइवेट रोड होता है जिसका कंस्ट्रक्शन भी प्राइवेटली किया जाता है, और इसका मेंटेनेंस भी प्राइवेट जो इंडिविजुअल है उसके द्वारा या उसके ग्रुप है जो उनकी कंपनी के द्वारा इसको किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक आप सभी ने देखा भी होगा, ये मोस्टली अर्बन रोड्स में पाया जाता है। These are provided in urban area where the volume of cycle traffic on the road is very high। जहाँ पे साइकिल का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे साइकिल ट्रैक प्रोवाइड किए जाते हैं। ए मिनिमम विड्थ ऑफ 2 मीटर इज प्रोवाइडेड फॉर द साइकिल ट्रैक एंड मे बी इंक्रीज बाई 1 मीटर फॉर ईच एडिशनल ट्रैक। ईच साइकिल ट्रैक अप टू ए मिनिमम राइडिंग स्पेस ऑफ 0.9 मीटर। इसमें क्या बताया गया है, साइकिल ट्रैक है उसकी मिनिमम विड्थ है 2 मीटर होनी चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा उसमें राइडिंग के लिए जो ट्रैक प्रोवाइड करवाना है तो उसमें 1 मीटर का हम ट्रैक अलग से प्रोवाइड करवा सकते हैं। कम से कम जो साइकिल राइडिंग के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो है 0.9 मीटर। ये 2 मीटर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है साइकिल ट्रैक की मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है हमारी 2 मीटर। नेक्स्ट हमारा था फुटपाथ। फुटपाथ आप सभी को पता है जिसपे पैदल यात्री पैदल चलते हैं, वो होता है हमारा फुटपाथ। इन अर्बन एरिया वेयर द व्हीकलर एज वेल एज पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक आर हैवी, फुटपाथ आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड एक्सीडेंट। द विड्थ ऑफ द फुटपाथ कैन वेरी एज पर द एडजेसेंट लैंड यूज। Footpath in residential area require a minimum clear width of 1.8 meter, which is enough space for 2 wheelchairs to pass each other. The commercial area For the commercial area, the clear width should be at least 2.5 meter as per IRC। इसमें क्या बताया गया है, जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है, जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए इसको बनाया जाता है, और इसकी मिनिमम विड्थ 1.8 मीटर रखी जाती है ताकि 2 व्हीलचेयर्स होते हैं जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं, जो दिव्यांग हमारे भाईजन होते हैं, उनके लिए कम से कम 2 व्हीलचेयर्स एक दूसरे को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए 1.8 मीटर का मिनिमम रखा गया है, पर IRC ने इसको 2.5 मीटर का रिकमेंड किया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं गार्ड रेल। ये गार्ड रेल भी आपने देखा होगा, ये काम क्या करती हैं, इससे हमारा व्हीकल को जो हाई स्पीड होते हैं उनको एक डायरेक्शन मिलती है और उनको एक सेफ ड्राइव करने के लिए पोर्शन भी मिलता है ताकि वो एक अपने लेन में सीधे ड्राइव करते रहें और नीचे की तरफ ना गिर सकें, गिरने से उनको बचाता है। देखिए, these are provided at the edge of shoulder when the road is constructed on a fill of high more than 3 meter to prevent the vehicle from turning off the embankment। एम्बैंकमेंट से नीचे गिरने से बचाता है उनको। इसकी जब हमारे एम्बैंकमेंट की हाइट 3 मीटर या उससे ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इस केस में हम गार्ड रेल का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा साइड स्लोप। अब देखिए साइड स्लोप क्या होता है, इट इज़ स्लोप टू द साइड्स ऑफ अर्थवर्क ऑफ द रोड इन एम्बैंकमेंट और इन कटिंग फॉर इट्स स्टेबिलिटी। साइड स्लोप इन ए रोड आर सो डिजाइन एज टू कीप द अर्थवर्क स्टेबल इन एम्बैंकमेंट और इन कटिंग। देखिए दोस्तों, फर्स्ट केस हमारा ये है हमारा अर्थ वर्क इन फिलिंग, जिसमें हम ये है एग्जिट
ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल, और इस पे हमें रोड बनाया है, तो ये हमने मिट्टी की फिलिंग की है। ये सारी हमने मिट्टी की फिलिंग की है। तो ये फिलिंग का केस जो हमारा आता है इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। तो इसमें हम मिट्टी को एक स्लोप में, एक ढलान में इसको हम प्लेस करते हैं। देखिए ये है हमारी स्लोप, इसको रिप्रेजेंट किया गया है S और 1 रेशो से। ये है हमारी विड्थ ऑफ कैरिजवे B। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमारी नेक्स्ट फिगर है ये है हाईवे इन कटिंग, जब हमने मिट्टी को काट के वहाँ पे रोड बनाया है। ये देखिए ये है हमारा ग्राउंड लेवल और हमने ये सारा पोर्शन कट किया है मिट्टी का और यहाँ पे रोड बनाया है। ठीक है, अब इसके साइड में जो स्लोप होता है उसको कैसे रिकमेंड किया गया है वो हमारा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बताया गया है। जैसे IRC ने रिकमेंड किया है इन फिलिंग, जब हम मिट्टी को फिल करते हैं तो उसमें एम्बैंकमेंट स्लोप 2:1, 2 है हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और 1 है हमारी वर्टिकल डिस्टेंस। ये है हमारी 2 और 1 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। इसमें क्या बताया गया, द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज ओवर 0.8 मीटर। जब फिलिंग की बात आती है, अगर हाइट हमारी एम्बैंकमेंट की 0.8 मीटर है तब इसको कंसिडर किया जाता है। द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज मोर देन 3 मीटर एंड सब्जेक्टेड टू वेदरिंग। जब हाइट हमारी 3 मीटर से ज़्यादा हो और उसमें वेदरिंग भी हो। वेदरिंग का मतलब होता है जब हमारी नेचुरल जो एजेंसीज है उसका इफ़ेक्ट हमारी मिट्टी पे हो, जैसे बारिश है, फिर सर्दी है, फिर गर्मी है, इसका हमारा बारिश जो हमारी मिट्टी होती है उस पर इफ़ेक्ट होता है, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती रहती है, धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती है बारिश की वजह से। तो इन सभी का इफ़ेक्ट को बोलते हैं वेदरिंग इफ़ेक्ट। तो 3 मीटर से ज़्यादा हो हाइट और उस पर वेदरिंग इफ़ेक्ट भी हो तब भी इसको कंसिडर किया जाता है। और द फिलिंग अर्थ कंसिस्ट ऑफ हैवी क्ले। अगर हमारी जो मिट्टी है फिलिंग में उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्ले है तो भी हम इसको कंसिडर करते हैं, तब उसमें 2:1 का हम स्लोप रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कटिंग में, जब कटिंग की बात हो, जब हार्ड रॉक और नियरली वर्टिकल, जब हार्ड रॉक है, अगर बहुत ज़्यादा मजबूत हमारी चट्टान है तो उस केस में हम स्लोप को रखते हैं बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल वर्टिकल रखते हैं, बिल्कुल सीधी हमारी कटिंग हो सकती है, ऐसी बिल्कुल सीधी कटिंग हम कर सकते हैं। ओके, बट जैसे मीडियम रॉक में जब थोड़ी कमज़ोर होगी तो रेशो क्या होगी, 1:4:1 और 1/8:1। ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग रॉक, जब हमारा जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेटिंग हो, जिसमें यानी कि काफ़ी कमज़ोर पत्थर हो, काफ़ी कमज़ोर चट्टान हो, तब उसमें क्या होगा 1/2 से 1 रेशो और 1/4 से 1 रेशो। ये जो रेशो बताई गई है ये उस स्लोप की है। ठीक है, ये हमारा जो स्लोप है। नेक्स्ट हमारा ऑर्डिनरी सॉइल। ऑर्डिनरी सॉइल में 1:1 की रेशो है और 1/2 से 1 की रेशो। नॉर्मल हमारी मिट्टी होगी तो 1/1 की रेशो उसमें हम कंसिडर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा विड्थ ऑफ कैरिज वे और पेवमेंट। जो हमारा कैरिज वे है जिसपे हम अपनी व्हीकल को ड्राइव करते हैं, जो ब्लैक कलर का सरफेस होता है उसको बोलते हैं कैरिज वे और पेवमेंट। अब उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो भी IRC ने रिकमेंड की है। इट इज़ द विड्थ ऑफ रोड वे कंस्ट्रक्टेड फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक। द कैरिज वे विड्थ डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन एंड नंबर ऑफ लेन रिक्वायर्ड एज पर IRC। The maximum width of vehicle is 2.44 meter and carriageway width for a single lane traffic is 3.75 meter। ठीक है स्टूडेंट्स, 2.44 मीटर IRC ने मैक्सिमम जो हमारा व्हीकल की विड्थ है वो ये स्पेसिफाई की है कि 2.44 मीटर से ज़्यादा हमारा कोई भी व्हीकल जनरली नहीं मिलता। तो एक स्टैंडर्ड हमने माना है 2.44 मीटर को।
और सिंगल वे की अगर हम बात करें तो ये देखिए 2.44, और साइड में हमने क्लियरेंस के लिए 0.6 मीटर 0.6 मीटर दोनों तरफ डिस्टेंस को ऐड कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस जो हमारी एक सिंगल लेन की होगी वो होगी 3.75 मीटर। वैसे ही 2 लेन की बात करें, डबल लेन की बात करें तो 2 व्हीकल 2.44 मीटर के, बीच में क्लियर डिस्टेंस 1.6 मीटर का, और साइड में क्लियरेंस 0.53 मीटर का। 0.53 मीटर टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया आई होप। अब ये याद रखने की बात आपको यही है कि सिंगल लेन के लिए आईआरसी ने रिकमेंड जो किया गया है लैंड कैरिज वे विड्थ वो है हमारी 3.65 मीटर, और 2.44 मीटर ये हमारी है विड्थ ऑफ व्हीकल। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ कैरिज वे एज पर आईआरसी। आईआरसी ने अब रोड विड्थ को भी रिकमेंड किया है, जैसे सिंगल लेन के लिए 3.75 फॉर ऑल रोड एंड 3 मीटर फॉर विलेज रोड। अगर गांव में रोड है सिंगल लेन का तो 3 मीटर, और बाकी सभी के लिए 3.75 मीटर। 2 लेन विदाउट राइज्ड कर्ब्स। विदाउट राइज कर्ब्स, ये कर्ब्स क्या होते हैं? ये साइड में हमारे रोड्स के जो स्टोन्स होते हैं उनको कर्ब स्टोन बोलते हैं। इसके बारे में आगे हम अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखिए 2 लेन विड्थ विद राइज्ड कर्ब्स 7 मीटर, 2 लेन with raised curves 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरिजवे 5.5 मीटर, मल्टी लेन पेवमेंट 3.5 मीटर पर लेन। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या बताया गया? आईआरसी ने हर एक रोड की जो कैरिजवे विड्थ है उसको स्पेसिफाई किया है। अगर वहाँ पे कर्व है तो कितना होगा, कर्व नहीं है तो कितना होगा, अगर सिंगल लेन है तो कितना होगा, सिंगल लेन विलेज में है तो कितना होगा, और बाकी सभी के लिए इसने स्पेसिफाई किया है। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारे कर्व्स। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में जो आपने इस फिगर में दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं कर्व स्टोन। इनकी शेप ऐसी ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। ये है बुल नोज टाइप का, ये है फुल बैटर, और ये है हाफ बैटर। ये काफ़ी सारी डिफरेंट शेप में आपको कभी रोड के आसपास लगे हुए दिखाई दे जाते हैं। इट इज़ द बाउंड्रीज बिटवीन पेवमेंट एंड शोल्डर और फुटपाथ। कर्व्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन पेवमेंट एंड ट्रैफिक सेपरेटर्स और डिवाइडिंग आइलैंड। ये देखो, ये हमारा फुटपाथ और ये हमारा रोड, तो इनको सेपरेट कर रहा है हमारे कर्व स्टोन, जैसा कि अभी बताया है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया इसमें, और आगे देखते हैं, अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ कर्व्स, ये कुछ टाइप्स होते हैं इसके। अब देखिए फर्स्ट हमारा लो और माउंटेबल कर्व्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड क्लास 1 कर्व्स। ये देखिए जैसे इस फिगर में है, ये हमारा रोड है और ये हमारा फुटपाथ एरिया है या हमारा बिल्डिंग एरिया है, और इसके बीच में ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है ये हमारे हैं लो और माउंटेबल कर्व्स का। इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, ये इनकी हाइट काफ़ी कम होती है। जनरली इनकी हाइट होती है 70 to 80 mm। इससे हम फ़ायदा क्या होगा, हमारा जो व्हीकल्स रोड पे ट्रैवल करते हैं वो दूसरी तरफ इजीली जा सकते हैं। ये इसका मेन एडवांटेज होता है। अगर हमें क्रॉसिंग करनी है रोड से और फुटपाथ की तरफ तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, इसमें हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी कम होती है, 70 से 80 mm। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा लो स्पीड बैरियर। लो स्पीड बैरियर देखो जैसे फिगर में दिखाया है, इनकी हाइट हमारे फर्स्ट टाइप के कर्व से थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसमें काफ़ी कम स्पीड को
हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इसकी हाइट हमारी होती है 150 to 200 mm एंड 25 mm बेटर, जिसमें टेपर एज होता है हमारा, ये 25 mm का होता है इसमें ये बताया। और इसमें हम लिटिल डिफ़िकल्टी के साथ अपने रोड से दूसरी तरफ क्रॉस कर सकते हैं। और इसका बेटर का एडवांटेज क्या होता है, ये हमारे जो टायर्स होते हैं उनको ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। हाई स्पीड बैरियर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया है, ये हमारे जो कर्व्स होते हैं ये हाई स्पीड बैरियर्स होते हैं। इसमें एक लेन से दूसरी तरफ क्रॉस होने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और मोस्टली नेग्लिजिबल है। अगर दूसरी तरफ हमें क्रॉस करना ही है तो व्हीकल को और जो हमारे कर्व्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। इसकी हाइट 230 से 450 mm तक होती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा इसमें सबमर्ज्ड कर्व्स। सबमर्ज्ड कर्व्स क्या होते हैं, ये देखिए, जैसे ब्रिक से और जो हमारे कंक्रीट ब्लॉक्स से हम कई बार अपने कर्व्स लाइन बना देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो उनको बोलते हैं सबमर्ज्ड। दे आर प्रोवाइडेड इन रूरल एरिया बिटवीन पेवमेंट एज एंड शोल्डर्स। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग ब्लॉक्स, स्टैंडिंग ब्रिक्स एंड कंक्रीट ब्लॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि बताया गया है, ये सबमर्ज्ड जो होते हैं ये हमारे पेवमेंट को और जो पेवमेंट एज है, हमारे शोल्डर है, जो हमारे फुटपाथ है, उनको डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है। और स्टैंडिंग ब्रिक्स में और स्टैंडिंग कंक्रीट ब्लॉक्स में इसमें कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल क्या होता है, इस फिगर के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे। ये देखिए, जो टॉप लेयर होती है इसको बोलते हैं सरफेस कोर्स। सरफेस कोर के नीचे बिल्कुल वो होती है हमारी बेस कोर्स, उससे नीचे होती है हमारी सब बेस कोर्स और उससे नीचे होती है हमारी फॉर्मेशन लेवल। ये हमारी मिट्टी की लेयर होती है, इससे ऊपर हम स्टार्ट करते हैं अपने रोड का कंस्ट्रक्शन। मिट्टी के जो लेवल होगा इसको हम अच्छे से एक लेवल में फॉर्म करेंगे और उसके बाद सब बेस कोर्स की लेयर, उस पर सब बेस कोर्स की जो लेयर है उस मटेरियल की लेयर हम उस पर अच्छे से टेम्पर करेंगे, अच्छे से उसको रैमिंग करेंगे। फिर उसके बाद बेस कोर्स में जो हमारा मटेरियल आएगा, काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े उसमें पत्थर होते हैं, फिर उसको हम अच्छे से उसमें कॉम्पैक्ट करेंगे। फिर उसकी लास्ट जो हमारा लेयर है सरफेस कोर्स, सबसे लास्ट में ये आता है। ये हमारा बिटुमिन का होता है और आरसीसी का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है। इसको सबसे ऊपर हम लगाएंगे, वो होगी हमारी सरफेस कोर्स। तो ये तीनों कोर्स के नीचे जो हमारी मिट्टी का लेवल होगा, जो बिल्कुल नेचुरल होगा, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा भी है, इट इज़ द लेवल एट विच एक्सकेवेशन सीज्ड एंड कंस्ट्रक्शन कमेंस। जैसा कि इसमें बताया है एक्सकेवेशन सीज, जिसमें हम उसकी खुदाई जो हमारी रोड की है वहाँ को रोक देते हैं और कंस्ट्रक्शन हमारा स्टार्ट होता है, उस लेवल को बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल। इट इज़ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ स्ट्रक्चर। इट इज़ the prepared ground on which sub-base layer is laid. The formation level of a road is embankment should be kept above the highest flood level of the area, whereas in case of road in cutting, the formation level should be kept sufficient above the subsoil water table. अब इसने क्या बताया, जैसा कि एम्बैंकमेंट अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें जो हमारा फॉर्मेशन लेवल होगा वो हमारा जो बारिश के पानी अगर वहाँ पे आता है तो वहाँ पे फ्लड लेवल होगा, तो उससे हमारा ज़्यादा होना चाहिए ताकि बारिश का पानी हमारे फॉर्मेशन लेवल को डिस्टर्ब ना करे, उसको डैमेज ना करे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जब आता है कटिंग की बात आती है, तो हमारा जो फॉर्मेशन लेवल है वो जो सब सॉइल वाटर है, जो हमारा मिट्टी के अंदर हमारा वाटर टेबल होता है, उससे काफ़ी ऊपर होना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कैम्बर। कैम्बर क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा, ये है हमारा एक फिगर में शो किया गया है, रोड है, उसके ऊपर एक व्हीकल है,
ठीक है। अब रोड इस शेप का होता है, तो बीच से ये हमारा रोड उठा होता है, देखिए बीच से हमारा रोड उठा हुआ होता है और साइड में ये स्लोप में होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो बारिश का पानी हो हमारे रोड पे इकट्ठा ना हो और वो जल्दी से जल्दी इस स्लोप के थ्रू नीचे बह जाए, नीचे डिस्पोज हो जाए, ठीक है। तो इस पोर्शन को बोलते हैं हम कैम्बर, तो इस शेप को बोलते हैं हम कैम्बर। देखिए, इट इज़ द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द रोड सरफेस टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। देखिए वही बात है, जो ड्रेन ऑफ द रेन वाटर, जो बारिश का पानी है उसको ड्रेन आउट करने के लिए इसको बनाया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस स्लोप, इसको क्रॉस स्लोप भी कहते हैं। ऑन द स्ट्रेट रोड कैम्बर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय राइजिंग द सेंटर ऑफ द कैरिजवे विद रेस्पेक्ट टू एजिस। अगर बात करें हम स्ट्रेट रोड की, तो उसमें हम क्या करते हैं, बीच का पोर्शन जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन है उसको हम राइज कर देते हैं एज कम्पेयर टू एजिस, उसके किनारों के कंपैरिजन में हम उसको बढ़ा देते हैं, उसको हाइट में इंक्रीज कर देते हैं ये पोर्शन, इसको बोलते हैं कैम्बर। अगर बात करें हम कर्व्स की, जो घुमावदार एरिया होता है, तो उसमें हम एजिस को, एक एज को दूसरे एज में थोड़ा सा हाइट इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा जो वाटर है इजीली डिस्पोज हो जाए। देखिए, जैसे टाइप्स ऑफ कैम्बर, पैराबोलिक होती हैं ये, स्ट्रेट भी होते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर। अब देखिए पैराबोलिक के कुछ टर्म्स हैं। टॉप पोर्शन जो हमारा कैम्बर का होता है उसको बोलते हैं क्राउन, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। ये पोर्शन हमारा क्राउन है, ये हमारा रोड सरफेस है, ये हमारा शोल्डर है, इस पूरी लेंथ को हम बोलते हैं कैरीज वे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसकी हाइट भी इसमें दिखाई गई है 70 mm। अब आगे चलते हैं। IRC ने इसका रिकमेंडेशन भी किया है, जो हमारा कैम्बर होगा उसमें स्लोप हम कैसे देंगे, तो हाई बिटुमिनस एंड सीमेंट कंक्रीट सरफेस। जब हमारा रोड हाई बिटुमिनस का होगा और सीमेंट कंक्रीट सरफेस का होगा, तो वहाँ पे कैम्बर हमारा होगा 1:50 to 1:60 और 2% से 1.7%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थिन बिटुमिनस सरफेस। जब हमारा रोड का जो सरफेस होगा थिन बिटुमिन वाला होगा, तो हमारा होगा 1:40 to 1:50 और 2.5% to 2%। वाटर बाउंड मैकेडम और ग्रेवल सरफेस, जब हमारा रोड का होगा, वाटर बाउंड मैकेडम सरफेस कौन सा होता है, जब रोड का कंस्ट्रक्शन हम मिट्टी और पत्थरों के साथ करते हैं, तो वो होता है हमारा वाटर बाउंड मैकेडम, ठीक है। उसमें हमारा जो स्लोप होगा वो 1:33 to 1:40 होगा और 3% से 2.5% तक होगा, ठीक है। जब हमारा रोड मिट्टी का होगा बिल्कुल, तो स्लोप उसमें 1:25 और 1:33, 4% से 3% का उसमें कैम्बर का स्लोप होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, जब रोड हमारा किसी हिली एरिया पे होता है तो उसमें चढ़ने में हमारे व्हीकल को काफ़ी दिक्कत होती है और उतरते वक्त भी काफ़ी दिक्कत होती है। इसमें ट्रैफिक ऑपरेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ग्रेडियंट, हमारी ढलान जो रोड की है वो कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो इसमें समझाया गया। ग्रेडियंट, इट इज़ द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ with respect to horizontal. It is longitudinal slope provided to the road surface along its length. It is expressed in ratio like 1:n or in percentage. ओके स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे 30 मीटर का हमारा लेंथ है रोड की, ठीक है, ये हमारी रोड की लेंथ, और इसमें 1 मीटर की हाइट में इंक्रीज हो रहा है 30 मीटर के बाद, तो इसको हम लिखेंगे 1:10
30 ग्रेडियंट, 1 in 30 ग्रेडियंट, यानी कि 1 मीटर की जो राइज है वो हर एक 30 मीटर के बाद आ रही है। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो 1 in 30 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 3.3%, जैसा कि यहाँ पर भी शो किया गया है। ग्रेडियंट हमारा हो गया 1 in 30 और परसेंटेज में बात करें तो 3.3%। ग्रेडियंट इन रोड शुड नॉट बी केप्ट वेरी स्टीप, जैसा कि बताया है। जो हमारा ग्रेडियंट है उसको बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं रखते हैं। स्टीप ग्रेड आर नॉट ओनली डिफ़िकल्ट टू क्लेम, जो स्टीप हमारे जो ग्रेडियंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं चढ़ाई के लिए, बट आल्सो व्हीकलर ऑपरेशन कॉस्ट इज़ इंक्रीज्ड, जो व्हीकल पे हम ऑपरेशन कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो व्हीकल है काफ़ी ज़्यादा उसकी एनर्जी लॉस्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा उसको वियर एंड टीयर को बियर करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा ग्रेडियंट। फैक्टर टू बी कंसिडर टू डिज़ाइन ए ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट को हम डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर कंसिडर करते हैं? लेंथ ऑफ ग्रेड, जो हमारी रोड है उसकी लेंथ कितनी है। टाइप ऑफ ट्रेन, यानी कि वहाँ पे जो एरिया है वो कैसा है, हिली एरिया है या प्लेन एरिया है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल की स्पीड है वो कितनी है। पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल, जो उसकी पावर है व्हीकल की वो कितनी है। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट कितने टाइप्स के होते हैं देखिए। फर्स्ट है जैसे हमारा रूलिंग ग्रेडियंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिज़ाइन ग्रेडियंट। इट इज़ द मैक्सिमम ग्रेडियंट विच डिज़ाइनर अटेम्प्ट टू फिक्स द व्हीकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी बताया है ये वो ग्रेडियंट है जिसको डिज़ाइनर कंसिडर करता है मैक्सिमम ग्रेडियंट देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट, इट इज़ स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट एंड प्रोवाइडेड ऑन हिल साइड रोड्स टू अवॉइड enormous increase in cost of ruling gradient. The length of limiting gradient should not be continuous but limited in short length. अब इसमें क्या बताया गया है, जो रूलिंग ग्रेडियंट है उससे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ग्रेडियंट होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ये स्टीपर होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट है उसको हमें थोड़ा सा बचाना है। रूलिंग ग्रेडियंट में हमारी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लग जाती है एज़ कम्पेयर टू लिमिटिंग में, क्योंकि लिमिटिंग में हम जो रोड का ग्रेडियंट है उसको स्टीपर भी बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारी थोड़ी कॉस्ट बच जाती है। और जो लिमिटिंग ग्रेडियंट है इसको काफ़ी दूर तक, काफ़ी लंबी लेंथ तक कंटिन्यूस नहीं रखता, छोटे छोटी लेंथ के लिए इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। फिर आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, इट इज़ वेरी स्टीपर एंड गिवन एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन। जब बिल्कुल भी हम सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को हम प्रोवाइड करवाते हैं। दे शुड बी लिमिटेड फॉर शॉर्ट स्ट्रेच, काफ़ी छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए इसको हम कंसिडर करते हैं। नॉट एक्सेडिंग अबाउट 100 मीटर्स एट ए स्ट्रेच, अबाउट 100 मीटर की डिस्टेंस से ज़्यादा इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम ग्रेडियंट, इट इज़ अ मिनिमम डिज़ायरेबल स्लोप एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। ठीक है, कम से कम इतना ग्रेडियंट तो हम रखते हैं ताकि जो वाटर है, रेन वाटर है, उस पर वो इफ़ेक्टिवली डिस्पोज ऑफ हो जाए, आप ईजिली वहाँ से निकल जाए। ए ग्रेडियंट ऑफ 1 in 500 फॉर कॉन्क्रीट एंड 1 in 250 इन कच्चा ओपन ट्रेन में भी रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें बताया है जो कंक्रीट रोड है उसके लिए ग्रेडियंट 1 in 500 है और 1 in 250 है। जो कच्चा हमारा जो अर्दन डैम है, सॉरी अर्दन रोड है, उसके लिए इसको यूज़ किया गया है। IRC ने रिकमेंड भी किया है जब ट्रेन जो हमारा एरिया होगा प्लेन और घुमावदार एरिया होगा तब क्या क्या हमारे IRC ने ग्रेडियंट बताए हैं। जब माउंटेनस रीजन होगा और जब स्टीपर बहुत ज़्यादा स्टीपर होगा
जिसमें मीन सी लेवल MSL जो इसमें स्पेसिफाई किया है, MSL का मतलब है मीन सी लेवल, जो हमारा समुद्र तट का लेवल है उसको हम कंसिडर करते हैं लेवल के लिए जब हाइट हमारी इससे ज़्यादा होगी। ठीक है। माउंटेनस टेरेन हैविंग एलिवेशन मोर देन 300 मीटर एंड अबव। ठीक है। MSL जब हमारा 3000 से ज़्यादा होगा तो इसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब देखिए रूलिंग ग्रेडियंट प्लेन एरिया में होगा तो 3.3%, लिमिटिंग ग्रेडियंट 5% एंड एक्सेप्शनल 6.7। जैसे जैसे हमारे ग्रेडियंट बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका कंस्ट्रक्शन की जो डिफ़िकल्टी है, जो हमारे व्हीकुलर की डिफ़िकल्टी है, वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है। जैसे माउंटेनस रीजन में ग्रेडियंट हमारा 5 है, लिमिटिंग 6 है और एक्सेप्शनल केस में हम 7% का दे देते हैं। ठीक है। जैसे 6% इसमें स्टीप टेरेन में और 7% लिमिटिंग ग्रेडियंट है। एक्सेप्शनल केस में बिल्कुल लास्ट केस हमारा है 8%, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देंगे। इससे ज़्यादा अगर देते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।